मैं सैयद शाहनवाज हुसैन हुआ हूँ। खुदा के नाम पर हल्फ लेता हूँ। बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार शाहनवाज हुसैन बिहार से पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा रहे हैं। पार्टी ने बड़ा दांव खेलते हुए फरवरी महीने में उन्हें पहले तो बिहार विधान परिषद का सदस्य और फिर नीतीश कैबिनेट में उद्योग मंत्री बनाया। उन्हें सुशील मोदी के राज्यसभा जाने से खाली हुई सीट पर एमएलसी बनाया गया। इसे पार्टी का बड़ा और दूरगामी दांव माना गया। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं देने के कारण बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लग रहे थे। अल्पसंख्यक राजनीति करने वाले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से 2020 विधानसभा चुनाव में कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी विधानसभा नहीं पहुंच सका, लेकिन इस एक दांव से बीजेपी ने सभी विरोधियों को चित कर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी दबाव बढ़ा दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक जमा खान को अपने पाले में कर और मंत्री बनाकर इसकी काट ढूंढने की कोशिश की। साल 2014 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद शाहनवाज हुसैन पार्टी में हाशिए पर थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भागलपुर की उनकी सीट एनडीए में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के कोटे में चली गई थी। लंबी लड़ाई और कोर्ट कचहरी के बाद चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव 30 अप्रैल को जमानत मिलने के 12 दिन बाद जेल से बाहर आ गए। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें 17 अप्रैल को जमानत दी थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण कोर्ट बंद था और वकीलों की भी छुट्टी थी। इसलिए जमानत मिलने के बाद रिहाई में 12 दिन लग गए। पिता को जमानत मिलने की खबर सुनकर छोटे बेटे तेजस्वी यादव भावुक हो गए। खराब स्वास्थ्य के कारण लालू यादव दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। रिहाई के बाद वो अपनी सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए। जेल जाने के बाद से लालू यादव बीमार चल रहे थे। उन्हें किडनी और दिल के अलावा कई बीमारियां हैं। जेल जाने के कुछ दिनों बाद तक उनका रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज चलता रहा, लेकिन बाद में उन्हें दिल्ली के एम्स में शिफ्ट कर दिया गया। लालू यादव झारखंड के दुमका कोषागार से 3 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे थे। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को 2 धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने दोनों सजा को अलग अलग काटने का निर्देश दिया था। लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे को लेकर चाचा भतीजे में चल रही जंग आखिरकार पार्टी के बंटवारे के साथ खत्म हुई। पिता रामविलास पासवान के निधन के साल भर के अंदर ही चिराग पासवान अकेले पड़ गए। चौदह जून को जैसे ही चिराग को पार्टी में टूट की भनक लगी, वो अपने चाचा पशुपति पारस के दिल्ली स्थित घर पर पहुंच गए, लेकिन चाचा के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके थे। गेट बंद होने के कारण देर तक वो गाड़ी में बैठकर इंतजार करते रहे। दिल्ली से लेकर पटना तक दोनों गुटों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। पशुपति पारस पार्टी में तानाशाही का आरोप लगा रहे थे, तो चिराग पासवान ने चाचा पर विश्वासघात का आरोप लगाया। पार्टी के 6 में से 5 सांसद पशुपति पारस के पाले में चले गए। चिराग की लाख कोशिशों का चाचा पर कोई असर नहीं हुआ और वो निर्विरोध लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। बाद में मंत्रिमंडल विस्तार में पशुपति पारस को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद लोजपा महज 1 सीट ही जीत पाई थी, लेकिन पार्टी के इस एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने बाद में जेडीयू ज्वाइन कर लिया।
जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में 10 दलों के नेता शामिल थे। इसमें सीएम नीतीश कुमार के अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जेडीयू के विजय कुमार चौधरी, बीजेपी के जनक राम, कांग्रेस के अजीत शर्मा, भाकपा माले के महबूब आलम, एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान, हम के जीतन राम मांझी, वीआईपी के मुकेश सहनी, भाकपा के सूर्यकांत पासवान और माकपा के अजय कुमार शामिल थे। इससे पहले अगस्त महीने में ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में जेडीयू के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की थी, लेकिन विपक्षी पार्टियों के दबाव के बावजूद भी केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं है। इस मुलाकात से पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा था कि केंद्र सरकार जाति के आधार पर जनगणना नहीं करवाएगी। इसी के बाद नीतीश कुमार ने केंद्र पर दबाव बनाने के लिए पीएम मोदी से मुलाकात कर जाति आधारित जनगणना की मांग की। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने 28 सितंबर को कांग्रेस का दामन थाम लिया। राहुल गांधी ने खुद कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल कराया। कन्हैया न तो कहीं से विधायक हैं और न ही सांसद। वो बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ 2019 का लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। माना जा रहा है कि कई राज्यों में बगावत से परेशान कांग्रेस ने युवाओं पर दांव खेलने की तैयारी में कन्हैया को पार्टी में शामिल कराया। कांग्रेस को लगता है कि वो युवा चेहरों की बदौलत अपनी स्थिति मजबूत कर लेगी। हालांकि कन्हैया कुमार अब तक कांग्रेस को बिहार में मजबूती दिला सके हैं, ऐसा लगता नहीं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर हुए उपचुनावों में भी उनका कोई असर नहीं दिखा। कन्हैया कुमार के सीपीआई छोड़ने की कई वजहें सामने आई। बताया गया कि कन्हैया कुमार सीपीआई में बड़ी भूमिका चाहते थे, लेकिन पार्टी के सीनियर नेता इसके लिए तैयार नहीं थे। 2016 में जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए जाने के बाद कन्हैया कुमार सुर्खियों में आए थे। इसके बाद से उन्होंने कई विवादित बयान भी दिए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के धुर विरोधी माने जाते हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में जेडीयू ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में आरजेडी और जेडीयू के बीच सीधी टक्कर रही। दोनों ही सीटों पर जीत का दावा करने वाली कांग्रेस पूरे पिक्चर से बाहर दिखी। हालांकि कांग्रेस शुरू से इस रेस में अपने को तीसरे स्थान पर मान रही थी। कुशेश्वर स्थान सीट पर जेडीयू के अमन भूषण हजारी ने 12,695 मतों के अंतर से राजद उम्मीदवार गणेश भारती को हराया। वहीं तारापुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह ने आरजेडी के अरुण कुमार साह को 3,852 वोटों से हराया। दोनों सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी और 2 नवंबर को नतीजे आए। ये उपचुनाव नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए नाक का सवाल माना जा रहा था। आरजेडी का कहना था कि अगर वो दोनों सीटें जीत जाती है तो नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। आरजेडी ने दोनों ही सीटों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यहां तक कि खराब स्वास्थ्य के बावजूद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने दोनों ही सीटों पर चुनाव प्रचार किया, लेकिन जीत आखिरकार जेडीयू के खाते में गई। यही नहीं, तारापुर सीट को लेकर आरजेडी से मनमुटाव के बाद कांग्रेस ने सालों बाद गठबंधन तोड़ दिया और अपनी राहें अलग कर ली। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने 24 नवंबर को पार्टी ऑफिस में 6.5 टन वजनी लालटेन को रोशन किया। इस दौरान उनके छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद रहे, लेकिन बड़े बेटे तेज प्रताप यादव नजर नहीं आए।
पार्टी के 25वें स्थापना वर्ष के मौके पर इस खास लालटेन को आरजेडी ऑफिस में लगाया गया है। इस लालटेन को लेकर काफी विवाद भी हुआ। दरअसल ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें दिख रहा था कि इस लालटेन के अंदर बिजली से चलने वाले एलईडी बल्ब लगाए गए थे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने लालटेन के अंदर रोशनी के लिए लगे बिजली के बल्ब का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि नीतीश कुमार की बिजली का प्लग लगाए बिना बनावटी लालटेन भी जलना नामुमकिन है। लालटेन के अनावरण के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खास तैयारी की थी। लालू करीब 4 साल के बाद आरजेडी ऑफिस पहुंचे थे। इससे पहले वो साल 2017 में पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर यहां आए थे। इसके बाद चारा घोटाला मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद वो पहली बार कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जिस लालटेन को रोशन किया वो खास है। एक तो इसका वजन 6.5 टन है, तो दूसरी ओर ये राजस्थान के गुलाबी संगमरमर से बना है। इसकी ऊंचाई 11 फीट है। एक और खास बात यह है कि इसकी लौ हमेशा जलती रहेगी। उद्घाटन तक लालटेन की तस्वीरें खींचने और मीडिया कवरेज से रोक लगाई गई थी। रेनोवेशन के बाद आरजेडी कार्यालय में 20 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। कुल मिलाकर राजद कार्यालय में काफी बदलाव किए गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 10 दिसंबर को चटमंगनी पट ब्याह कर लिया। तेजस्वी ने अपनी स्कूल की दोस्त और क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड एलेक्सिस उर्फ रोशेल गॉर्डिन्हो के संग 7 फेरे लिए। हालांकि शादी के बाद रोशेल ने अपना नाम बदलकर राजश्री रख लिया। दोनों दिल्ली के आरके पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में साथ पढ़ते थे। रोशेल मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली हैं। सूत्रों की माने तो लालू यादव तेजस्वी और एलेक्सिस की शादी से खुश नहीं थे, लेकिन बाद में मान गए। शादी के लिए दिल्ली के सैनिक फार्म में भव्य तैयारियां की गई थीं। लालू परिवार ने इस शादी को बेहद गोपनीय रखा। यहाँ तक कि परिवार के नजदीक के कई लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। बिहार से दूर दिल्ली में हो रही इस शादी में खास लोगों को ही निमंत्रित किया गया था। इस शादी समारोह में लालू परिवार के अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी शामिल हुई। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य अपने भाई की शादी में शरीक नहीं हो सकी। पटना स्थित पार्टी ऑफिस के अलावा जिला मुख्यालयों में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इस मांगलिक मौके पर भले ही दिल्ली नहीं गए, लेकिन पटना में जश्न में शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की 13वीं यात्रा पर निकले हैं। 22 दिसंबर को उन्होंने मोतिहारी से इस यात्रा की शुरुआत की। 15 जनवरी को उनकी ये यात्रा पटना में खत्म होगी। इस यात्रा का नाम समाज सुधार यात्रा रखा गया है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य शराबबंदी कानून और दूसरी सामाजिक बुराइयों को लेकर जनता को जागरूक करना है। इस यात्रा के दौरान वो बिहार के सभी जिलों में जाएंगे और महिलाओं का फीडबैक लेंगे। साथ ही उन्हें शराबबंदी के लिए अभियान चलाने को लेकर प्रोत्साहित भी करेंगे। इस यात्रा के दौरान वो बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं और महिलाओं का फीडबैक भी ले रहे हैं। उन्हें शराबबंदी के लिए अभियान चलाने को लेकर भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। जीविका समूह की महिलाओं से चर्चा कर उन्हें शराबबंदी को लेकर भी जागरूक कर रहे हैं नीतीश कुमार। इसके अलावा राज्य में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की ये यात्रा तब शुरू हुई जब बिहार में शराबबंदी को लेकर विरोधियों के साथ साथ कुछ सहयोगी भी निशाना साध रहे थे। 2005 से अब तक नीतीश कुमार बिहार की 12 यात्राएं कर चुके हैं। ये उनकी 13वीं यात्रा है। 2005 में अपनी पहली यात्रा न्याय यात्रा के नाम से उन्होंने तब की थी जब वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। यात्राओं के माध्यम से जनता के बीच जाकर नीतीश कुमार उनका हाल जानते हैं और सरकार के विकास कार्यों का भी जायजा लेते हैं और इसी आधार पर अपनी नीतियां बनाते हैं। साल 2021 के आखिर में जेडीयू एक बार फिर बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की मांग को लेकर मुखर रही। दरअसल हाल ही में आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बिहार को मानव विकास सूचकांक और ग्रोथ रेट के मामले में निचले पायदान पर दिखाया गया है। इसी रिपोर्ट के बहाने नीतीश कुमार ने एक बार फिर
बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की मांग रख दी। नीतीश कुमार का कहना है कि राज्य के पास सीमित संसाधन हैं, प्रति व्यक्ति आय में भी बिहार पीछे है और नीति आयोग की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है। अपनी मांग रखते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछड़े राज्यों को ट्रांसफॉर्म किए बिना भारत को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है। नीतीश कुमार की मांग पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग का कोई मतलब नहीं है। उनके इस बयान पर नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए ही कहा कि अगर राज्य में कोई स्पेशल स्टेटस की डिमांड का विरोध करता है तो संभव है कि उसे मुद्दे की जानकारी ही न हो। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग नीतीश कुमार लंबे समय से करते रहे हैं। जेडीयू के कई नेता भी समय समय पर इस मांग को उठाते रहते हैं।